अपनी बहन को देख के वैशाली और शौक हो गई। वैशाली की बहन भी नेहा वैशाली को हैरानी से देखते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे आई? किसने बताया तुमको स्नेहा दीदी की सगाई है? वैशाली के दिल पर एक और चोट लगी। नेहा फिर वैशाली को देखते हुए बोली, और तुमने कितनी महंगी साड़ी और गहने कहाँ से लिए? तुम कोई गलत काम करने लगी हो। रुको, अभी मम्मी को बताती हूँ। बोल के वो एक रूम की तरफ भागी। वैशाली भी उसको रोकने के लिए उसके पीछे गई, लेकिन नेहा पहले एक कमरे में आई जहाँ वैशाली की छोटी बहन गाउन पहन के सगाई के लिए स्टेज पर जाने के लिए रेडी बैठी थी। उसकी माँ भी वहीं थी। नेहा भाग के आई और वैशाली की माँ आदिति जी से बोली, माँ देखो, इस मनहूस को यहाँ तक आ गई। वैशाली भी नेहा के पीछे कमरे के अंदर तक आ गई थी। उसने अपनी माँ को देखा तो उसके कदम वहीं जम गए, आंखों में सैलाब उमड़ आया। लेकिन आदिति जी और स्नेहा ने वैशाली को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो वैशाली को वहाँ देख के हैरान नहीं थी, वो वैशाली को इतनी अच्छी साड़ी और गहनों में देख के हैरान थी। लेकिन वो वैशाली से कुछ बोलती उससे पहले वैशाली के पापा आए और सिर पकड़ के चेयर पर बैठ गए। वैशाली एक साइड खड़ी थी, इसलिए उनकी नज़र वैशाली पर नहीं गई। लेकिन आदिति जी ने जब मनोज जी को परेशान देखा तो उनके पास आके बोली, क्या हुआ जी, सब ठीक तो है? मनोज जी बोले, कुछ ठीक नहीं है, ये सगाई अब नहीं हो पाएगी। आदिति जी शौक होते हुए बोली, ये क्या बोल रहे हैं आप? मनोज जी बोले, मैं सही बोल रहा हूँ, लड़के की माँ की मांग है। अभी जब लड़की स्टेज पर आए तो सोने के ज़्यादा नहीं तो 4 गहने पहने होने चाहिए, तभी ये सगाई हो पाएगी, वरना नहीं। लेकिन अब हम इतनी जल्दी गहनों का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे? सभी की आंखों में आंसू आ गए। वैशाली भी हैरान हो गई, लेकिन उसको ये भी समझ आया, सुषमा जी ये सब उसको देख के मांग रही है ताकि वो अपनी बहन यानी भूमि जी को दिखा सके उनकी बहू भी कम नहीं है। स्नेहा वहीं चेयर पर बैठ गई, उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन तभी उसकी नज़र वैशाली पर गई तो उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ गुस्सा भी उतर आया और वह वैशाली के पास आई और उसको खींच के तमाचा लगाते हुए बोली, क्यों आई हो तुम यहाँ? वैशाली अंदर तक हिल गई। उसकी छोटी बहन ने उसके ऊपर हाथ जो उठाया था उसका अंदर तक कांप जाना स्वाभाविक था। मनोज जी ने जैसे तमाचे की आवाज़ सुनी तो अपना सिर उठा के सामने देखा। वैशाली को देख के उनको पहले हैरानी हुई, फिर गुस्सा आ गया। लेकिन उनसे पहले स्नेहा वैशाली को धक्का देकर बोली, मनहूस कहीं की, तू यहाँ है इसलिए मेरी शादी टूटने पर आ गई, जानबूझ के आई है ना यहाँ ताकि मेरी शादी तोड़ सके। वैशाली अपना सिर नामी हिलाने लगी। मनोज जी भी वैशाली की तरफ बढ़े, लेकिन आदिति जी ने उनका हाथ पकड़ के रोक लिया और आंखों में कुछ इशारा किया। मनोज जी शांत हो गए। आदिति जी फिर स्नेहा के पास आई और उसको रोकते हुए तेज़ आवाज़ में बोली, बस बहुत हुआ, मत भूलो वो तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। वैशाली अपनी माँ को देखने लगी, उसके दिल में कुछ तो उम्मीद की किरण जगी। लेकिन स्नेहा आदिति जी को देख के बोली, माँ आप इस मनहूस का साइड ले रही है, अभी तक ये हमारी लाइफ में नहीं थी तो सब कितना अच्छा था, लेकिन इसके कदम पड़ते ही देखो मेरी शादी टूटने पर आ गई। आदिति जी बोली, अभी टूटी तो नहीं है ना, तो चुपचाप रहो समझी। स्नेहा हैरान पर हैरान हुए जा रही थी आदिति जी की बातों से। लेकिन आदिति जी ने फिर नेहा से कहा, इसको शांत कराओ। नेहा स्नेहा के पास आई और उसको शांत कराने के लिए समझाने लगी। आदिति जी फिर वैशाली की तरफ मुड़ी तो वैशाली उनके गले से लग गई और रोने लगी। आदिति जी ने फिर वैशाली को अपने आप से दूर किया और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, कैसी हो? वैशाली रोंदे गले से बोली, आप सबकी बहुत याद आती है। आदिति जी हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, अब काम है तो करना तो पड़ेगा ही ना बेटा। वैशाली ने अपना सिर हिला दिया। आदिति जी फिर वैशाली के गले में पहने गहने छूते हुए बोली, ये असली सोने के हैं। वैशाली बोली, हाँ माँ, वो मेरी बॉस की माँ है, उन्होंने दिए हैं। आदिति जी की आईब्रो सिकुड़ गई, पर वो फिर जल्दी से अपने आप को नॉर्मल रखते हुए बोली, बेटा परिवार में तो तेरा मेरा होता नहीं है, तुम ऐसा करो, ये गहने निकाल के स्नेहा को दे दो, उसकी सगाई हो जाए फिर देखते हैं आगे क्या करना है, अभी सगाई ज़रूरी है। वैशाली घबरा गई और अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, माँ ये आप क्या बोल रही है, मुझे ये गहने वापस करने हैं उनको। एक बार स्नेहा ने पहने तो उसके ससुराल वालों को लगेगा ये गहने स्नेहा की है और वो ये सब स्नेहा के साथ मांगेंगे। आदिति जी बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम गहने दे दो। वैशाली मना करते हुए बोली,
नहीं माँ, ये गलत है, मैं किसी और के गहने ऐसे नहीं दे सकती। इस बार आदिति जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने वैशाली को थप्पड़ लगा दिया। वैशाली सुन पड़ गई। आदिति जी ने ज़बरदस्ती वैशाली के गले से गहने निकाल लिए और बोली, ज़्यादा नाटक मत कर समझी, तू यहाँ क्यों आई है, सब समझ रही हूँ। और ये गहने, सोने के गहने कौन किसी को देता है, और वो भी बॉस की माँ। तू उज्जैन जाके क्या काम कर रही है, ये समझ आ रहा है मुझे, लेकिन अभी मजबूरी है, इसलिए तेरी गंदी कमाई के गहने लेने पड़ रहे हैं। वैशाली के तो ज़मीन ही खिसक गई। उसकी माँ उसके बारे में ऐसे सोचती है। वैशाली के मुंह से तो फिर शब्द ही नहीं निकले। आदिति जी ने वैशाली के एक एक गहने निकाल लिए और सब स्नेहा को पहना के बोली, अब लग रही है मेरी बेटी सुंदर, चलो अब तुम्हारी सास का अच्छे से मुंह बंद हो जाएगा। बोल के आदिति जी ने स्नेहा को खड़ा किया और उसको बाहर ले जाते हुए वैशाली से बोली, इसी कमरे के अंदर रहना समझी, हमने बोला है हमारी बड़ी बेटी मर गई, वैसे ही यहाँ आके तूने मनहूसियत फैला दी है। अगर आगे भी कोई गड़बड़ हुई तो बता रही हूँ, चमड़ी उधेड़ दूंगी। बोल के आदिति जी चली गई। बाकी सब भी चले गए तो वैशाली अब संभल नहीं पाई और लड़खड़ा के ज़मीन पर बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वही जब सुषमा जी को ये बात पता चली कि उनकी बहू गहने पहन के आ रही है तो वो भूमि जी को ढूंढते हुए आई और ज़बरदस्ती उनको स्टेज पर ले गई। भूमि जी इतनी देर से वैशाली के वापस न आने पर घबरा रही थी, लेकिन जैसे ही स्नेहा स्टेज पर आई तो भूमि जी उसको देख के हैरान हो गई। वो वैशाली के गहने स्नेहा के गले में देख के शौक हो गई थी। भूमि जी वैशाली के एक एक गहने को अच्छे से पहचानती थी और गहनों का एक जैसा होना कॉमन था, लेकिन सारे के सारे गहने सेम होना ये सही नहीं था। ऊपर से वैशाली भी इतनी देर से गायब थी तो भूमि जी को शक हुआ और वो तुरंत बोल पड़ी, ये तो मेरी बहू के गहने हैं। सभी भूमि जी और फिर स्नेहा को देखने लगे। सुषमा जी ने भी जब गहने ध्यान से देखे तो वो भी पहचान गई, क्योंकि उनकी नज़रें तो पहले से गहनों पर थी। भूमि जी की बात सुन के तो वैशाली की फैमिली भी थोड़ा घबरा गई, लेकिन आदिति जी बात को संभालते हुए बोली, बहन जी ये कैसी बात कर रही है, हम तो जानते तक नहीं आपकी बहू कौन है। वैसे ही मुहूर्त का आधा समय बीत चुका है, पहले सगाई कर लें। सुषमा जी को तो गहनों से मतलब था, इसलिए वो भी बोली, हाँ भूमि तू ना थोड़ी देर साइड रह और जल्दी से सगाई हो जाने दे। अब तुम्हारा बेटा पता नहीं शादी करेगा कि नहीं, पर मैं चाहती हूँ मेरे बेटे की शादी सही समय और सही मुहूर्त में हो। भूमि जी को अब गुस्सा आ गया और वो सुषमा जी से बोली, दीदी मुझे इस सगाई को रोकने की कोई इच्छा नहीं है, पर ये मेरी बहू के गहने हैं और मेरी बहू ज़्यादा टाइम से मिल भी नहीं रही है, तो मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। सुषमा जी इस बार गुस्सा करते हुए बोली, तो तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने अपने बेटे के लिए चोर खानदान की लड़की चुनी है, जिन्होंने तुम्हारी बहू के गहने चुरा के अपनी बेटी को पहना दिए। भूमि जी बोली, दीदी मैंने ऐसा नहीं कहा, पर मेरी बहू कहाँ है, मुझे ये जानना है। भूमि जी और सुषमा जी के बीच बहस शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों के बीच बातें शुरू हो गई थी। शाश्वत भी इधर उधर भूमि जी और वैशाली को ढूंढ रहा था। उसने जब स्क्रीन पर भूमि जी को स्टेज पर खड़े देखा, शाश्वत भाग के स्टेज पर आया तो भूमि जी उसको मास्क में भी पहचान गई। भूमि जी तुरंत शाश्वत के सीने से लग गई और बोली, बेटा देखो ना ये सब क्या बोल रहे हैं, मैं इस सगाई में बाधा डाल रही हूँ, लेकिन बेटा देखो इस लड़की को, ये सारे गहने मेरी बहू के हैं, मैंने खुद उसको अपने हाथों से पहनाए थे। बहू भी कहीं नहीं दिख रही है, मेरा जी घबरा रहा है, कहीं इन लोगों ने कुछ कर तो नहीं दिया उसके साथ। आजकल का माहौल तो तुम जानते ही हो, गलती मेरी है, मुझे उसको इतने गहने पहना के नहीं लाना चाहिए था। वो तो बेचारी बार बार मना कर रही थी, मैंने शौक शौक में सारे के सारे गहने पहना दिए। शाश्वत ने भूमि जी को शांत कराते हुए एक नज़र स्नेहा पर डाली तो उसकी आंखें भी छोटी हो गई। उसने ध्यान से सारे गहने नहीं देखे थे, लेकिन वैशाली ने ज़बरदस्ती उसको दिखाए थे कि सर प्लीज़ एक बार तो देख लीजिए, तो उसको गहनों की पहचान थी। एक दो गहने सेम हो सकते हैं, पर सारे, नाक की तिल्ली से लेकर हाथ के कड़े तक कैसे सब सेम हो सकता है। वैशाली ने सारे गहने ये सोच के लिए थे कि भूमि जी दुल्हन को सारे गहने सुगुन में देने वाली है, क्योंकि जब वैशाली ने शाश्वत से पूछा कि कितने और कैसे गहने लेने हैं, तो शाश्वत ने सीधा बोल दिया था, मुझे नहीं पता, शगुन में जो गहने लगते हैं उस हिसाब से देख लो, तुमको तो पता होगा, इसलिए एक लड़की जो जो गहने पहनती है सब ले लो।
मैं बार बार मार्केट के चक्कर नहीं काट सकता। मैं नहीं चाहता बाद में माँ मुझे दोबारा मार्केट भेजे कि ये नहीं लिया तो सारा ले लो। और शाश्वत ने भी ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि भूमि जी ने बाद में भी कॉल करके उससे 1 नहीं 4 बार कहा था, मेरी बहू के लिए गहने लेने में कोई कंजूसी मत करना। सोने जैसी बहू मिली है मुझे किस्मत से, उसको सोने से सजा देखना चाहती हूँ। शाश्वत अब भूमि जी से तो जीत नहीं सकता था और ना उसे ये पता था कि कैसे गहने लेने चाहिए, तो उसने वैशाली को सब लेने को बोल दिया। वैशाली के अंदर भी जितनी समझ थी उसने उस हिसाब से एक गले में चिपक के पहनने वाला सेट, एक लॉन्ग सेट, एक चैन, कान के झुमके, हाथ के मोटे मोटे कंगन, एक रिंग और एक नाक की नोज रिंग सब ले लिया था। वैशाली को ये सब ज़्यादा तो लग रहा था, भाई गिफ्ट में इतना कौन देता है, पर वो होती कौन है सवाल करने वाली, तो चुप ही रही। लेकिन उसने एक बार शाश्वत को ज़रूर सब दिखा दिया था। लेकिन जब शाश्वत ने ये सब देखा तो शाश्वत का बस एक ही सवाल था, तुमको पसंद है। वैशाली कुछ और सोच के ओके बोल दिया था, लेकिन शाश्वत ने सीधा बिल पे कर दिया था। शाश्वत भी गहने पहचान गया था, लेकिन उसको वैशाली की चिंता थी। शाश्वत फिर आराम से भूमि जी से बोला, माँ गहने मायने नहीं रखते, अभी आप और वैशाली ज़रूरी है, मैं वैशाली को ढूंढता हूँ, आप बैठो चल के। जैसे ही सबने शाश्वत के मुंह से वैशाली का नाम सुना सब दंग रह गए। भूमि जी बोली, बेटा मुझे भी गहनों की चिंता नहीं है, बस जी घबरा रहा है, कहीं इन लोगों ने वैशाली के साथ कुछ किया तो नहीं। वो मेरे लिए पानी लेने गई थी और अभी तक नहीं आई, सोच सोच के जी घबरा रहा है। उस बेचारी ने तो 1 बार नहीं 1000 बार मना किया इतने गहने पहनने को, पर मैं ही पागल थी। आजकल के माहौल को जानते हुए भी उसको सोने की गुड़िया बना लाई। बोलते हुए भूमि जी अपना माथा पीट पीट के रोने लगी। शाश्वत भूमि जी को शांत कराते हुए बोला, माँ शांत हो जाइए, वैशाली को कुछ नहीं होगा, वो यहीं कहीं होगी, मैं ढूंढ लूँगा उसको। भूमि जी रोते हुए बोली, बेटा अब ढूंढने से कुछ नहीं होगा, इतना बड़ा होटल है, हर जगह कैमरे लगे होंगे, एक बार सारे कैमरे चेक करवाओ ना। शाश्वत ने ओके कहा और भूमि जी को लेकर जाने लगा। तो आदिति जी ने मनोज जी से धीरे से बोली, अगर इस लड़के ने वैशाली को ढूंढ लिया तो बात बिगड़ जाएगी, इससे अच्छा ये है कि हम सबके सामने वैशाली को ले आए और वैशाली ये बोले कि उसने खुद ये गहने स्नेहा को दिए, आखिर है तो दोनों सगी बहनें। मनोज जी ने आदिति जी की बात पर हामी भर दी। तो आदिति जी शाश्वत को रोकते हुए बोली, वैशाली आप वैशाली मिश्रा की बात कर रहे हैं। शाश्वत और भूमि जी रुक गए और शाश्वत ने कहा, हाँ। आदिति जी फिर बोली, लेकिन आप वैशाली को कैसे जानते हैं? भूमि जी बोली, वो मेरी होने वाली बहू है, पर आप कैसे जानती हो उसको? आदिति जी बोली, वो मेरी बेटी है। भूमि जी हैरान हो गई, लेकिन शाश्वत को पहले थोड़ा बहुत पता था कि वैशाली इंदौर की रहने वाली है और आज उसकी भी बहन की सगाई है, तो उसको ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। भूमि जी तुरंत बोली, आप वैशाली की माँ है, आपको पता है वैशाली कहाँ है? आदिति जी बोली, हाँ वो कमरे में है, कुछ मेहमान देख रही थी, रुकिए मैं लेकर आती हूँ उसे। बोल के आदिति जी गई और अच्छे से वैशाली को डरा धमका के समझा के ले आई। वैशाली सबके सामने आई तो शाश्वत वैशाली को देख के शौक हो गया। वैशाली ने अपना गला पल्लू से ढक के रखा था, लेकिन उसके फेस पर उंगलियों के निशान अभी तक छपे थे। रोने की वजह से उसका चेहरा एकदम से मुरझा गया था। शाश्वत को अब वैशाली की फैमिली पर शक हो रहा था, कुछ तो गलत है। भूमि जी वैशाली को देख के तुरंत उसके पास आई और बोली, बेटा तुम ठीक तो हो? बिना बताए कहाँ चली गई थी? वैशाली ने अपनी नज़रें नीची कर ली और बोली, सॉरी आंटी जी, वो बहन की सगाई है तो बहुत से काम थे, उसमें बिजी हो गई थी। भूमि जी बोली, पर बेटा तुमने तो पहले नहीं बताया, आज तुम्हारी बहन की सगाई है। वैशाली बोली, आंटी जी मौका ही नहीं लगा, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी तो आपके साथ आ गई, लेकिन यहाँ आके पता चला मेरी बहन की सगाई आपकी बहन के बेटे से हो रही है। भूमि जी को अजीब तो लगा, लेकिन फिर वो बात को आगे ना बढ़ाते हुए बोली, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन भूमि जी ने वैशाली के हाथ और गला देख लिया था, जिसमें एक भी गहना नहीं था। जिस लड़की को वो अपनी जिद पर एक नई नवेली दुल्हन के जैसे सजा के लाई थी, वह अभी पूरी सुनी लग रही थी। भूमि जी की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन वह अपने आप को रोक भी नहीं पाई और वैशाली से बोली, बेटा तुम्हारे गहने। वैशाली ने अपनी साड़ी कस के पकड़ ली, लेकिन अपने फेस पर
वही एक्सप्रेशन रखते हुए बोली, आंटी जी वो गहने आपने मुझे हमेशा के लिए दिए थे ना? भूमि जी बोली, हाँ बेटा। वैशाली अपने मन में अपने आप को धिक्कारते हुए बोली, तो फिर वो मेरे हो गए ना? भूमि जी बोली, हाँ बेटा। वैशाली बोली, तो वो गहने मैंने अपनी बहन को दान के रूप में दे दिए। भूमि जी शौक हो गई, उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वैशाली आगे बोली, बुरा मत मानिएगा आंटी जी, मैं अपनी चीज़ के साथ जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। मैं इतने गहने पहन के घूमती और मेरी बहन आर्टिफिशियल गहने पहन के स्टेज पर जाती तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने अपनी बहन को अपने गहने पहना दिए। वैसे भी सगाई उसकी है, दुल्हन वो बनने वाली है, मैं नहीं। भूमि जी की आंखों में आंसू आ गए। वो वैशाली से कुछ बोलती उससे पहले शाश्वत पीछे से आया और भूमि जी को पीछे से पकड़ के उनकी बाजू दबा के शांत रहने का इशारा किया। भूमि जी ने शाश्वत को नज़रें घुमा के देखा तो शाश्वत ने उनको कुछ इशारा किया। भूमि जी ने अपने आंसू पोंछ लिए। शाश्वत फिर सभी से खास कर अपनी मौसी को देखते हुए बोला, सॉरी सगाई में थोड़ा लेट हो गया, अभी आप आराम से सगाई कीजिए। फिर उसने भूमि जी से कहा, माँ आपने गिफ्ट दे दिया मौसी को। भूमि जी ने अपना सिर नामे हिला दिया। शाश्वत बोला, वैसे अब ज़रूरत तो नहीं है, ऑलरेडी आपकी बहू ने काफ़ी दान दे दिया, पर फिर भी किसी के नाम की निकाली चीज़ वापस भी ले जाना सही नहीं है, तो गिफ्ट दे दे, फिर हम लोग चलते हैं। भूमि जी समझ रही थी शाश्वत ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अभी तक सुषमा जी उनको बहुत जली कटी सुना चुकी थी, उनको नीचा दिखा चुकी थी और शाश्वत ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था। वो बड़ी थी तो शाश्वत ज़्यादा नहीं बोल सकता था, लेकिन शाश्वत ने 4 शब्द बोल के ही उनकी जगह बता दी थी। भूमि जी ने अपने हैंडबैग से एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला और सुषमा जी के पास आके उनके हाथ में खोल के रख दिया। सबने जब वो बॉक्स की तरफ देखा तो सबकी आंखें बड़ी हो गई। उसमें एक डायमंड का बहुत ही प्यारा सेट था, साथ में डायमंड के कंगन और रिंग भी थी और साथ में एक छोटा सा पेंडेंट था। सुषमा जी की तो आंखें फैल गई। भूमि जी ने सभी रिश्तेदारों को हाथ जोड़ के नमस्ते किया और शाश्वत के साथ आ गई। शाश्वत ने फिर वैशाली से कहा, चलो। इस बार वैशाली हिल गई। शाश्वत ने जब बहू ने दान कर दिया बोला था तो वैशाली को लगा शाश्वत उसको ताना मार रहा है, लेकिन अभी भी शाश्वत उसको अपने साथ ले जाना चाहता है। वैशाली की आंखों में नदियाँ भर आई। उसको कुछ सामने नहीं दिख रहा था, लेकिन उसने फिर भी अपनी आंखों के अंदर आंसू रोके हुए थे। वैशाली क्या करे, उसे समझ नहीं आया, वो शाश्वत के साथ रहे या फिर अपने परिवार के साथ। पर यह दुविधा बस वैशाली के मन में नहीं थी, मनोज जी और आदिति जी के मन में भी थी। वैशाली के पहने गहने और डायमंड का इतना महंगा हार देख के वो समझ गई थी ये लड़का ज़रूर बड़े घर का है, और उन्होंने भी तो बड़ा घर देख के ही स्नेहा की शादी तय की थी। क्या ये लड़का इनसे भी अमीर है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। अगर वैशाली ने सब सच बोल दिया तो कहीं स्नेहा की शादी पर बात ना आ जाए। यह सोच के आदिति जी वैशाली के पास आई और बोली, ये हमारी बेटी है, ये ऐसे ही कहीं नहीं जाएगी। वैशाली आदिति जी को देखने लगी। शाश्वत आदिति जी से कुछ नहीं बोला, बस वैशाली से बोला, चलो हम लोगों को निकलना भी है, याद है ना। बेचारी वैशाली किस दिशा में जाए उसे समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ उसका मतलबी परिवार था तो दूसरी तरफ एक अच्छा इंसान जिसका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था, पर फिर भी वो उसे समझने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर विश्वास दिखा रहा था। शाश्वत की बात पर आदिति जी वैशाली के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोली, वैशाली कहीं नहीं जाएगी। इस बार भूमि जी बोली, वो हमारी होने वाली बहू है, हमारा हक है उसके ऊपर, हम उसको ले जा सकते हैं। आदिति जी इस बार बात को ख़त्म करने के इरादे से बोली, होने वाली बहू है, हुई नहीं है, और मैं ये रिश्ता नहीं मानती, क्योंकि शायद आपको पता नहीं होगा वैशाली घोर मांगलिक है। पता नहीं आपका बेटा मांगलिक है कि नहीं। कल को आपके बेटे को कुछ हुआ तो आप तो हम लोगों पर इल्ज़ाम लगाने आ जाएंगी। भूमि जी सुनसी पड़ गई, उनको एक जोर का धक्का लगा। इस बार वैशाली के आंसू नहीं रुके और बाहर निकल के बहने लगे। जैसे आदिति जी ने बोला वैशाली मांगलिक है तो भूमि जी को एक जोर का धक्का लगा। वैशाली ने नज़रें उठा के भूमि जी को देखा, फिर अपनी नज़रें नीची कर ली। शाश्वत ने भी भूमि जी को देखा, पर वो इस बार कुछ नहीं समझ पाया। वो मांगलिक का मतलब समझता था लेकिन विश्वास नहीं करता था, लेकिन भूमि जी उनके बारे में वो कुछ भी नहीं बोल सकता था। आदिति जी भूमि जी को शौक में देख के बोली, आपको देख के नहीं लगता ये बात आपको पहले से पता थी,
और अब ये बात जानने के बाद आप वैशाली से अपने बेटे की शादी करवाएंगी और आप पहली नहीं है जो मना करेंगी। वैशाली का रूप देख के तो उसको सब पसंद कर लेते हैं, पर कुंडली देखने के बाद किसी को अपने बेटे की जान थोड़ी ना गंवानी है। पर आप भी मना कर देंगी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैशाली को रिजेक्ट होने की आदत है, तो आप परेशान मत होइए। भूमि जी की आंखों में आंसू बह निकले। वैशाली भी सिर नीचे करके खड़ी थी, उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। शाश्वत को ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। लेकिन न जाने वैशाली के मन में क्या आया, और वो अपना हाथ आदिति जी से छुड़ा के भूमि जी के पास आई और सिर नीचे करके अपने हाथ जोड़ के बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको बहुत बार बताने की कोशिश की, लेकिन गलतफहमी बढ़ती ही गई। मैं सर से प्यार नहीं करती, ना ही शादी कर सकती हूँ। और शिव को भी पहली बार शादी ना करने के लिए जो मना किया था, वजह यही थी। पता नहीं था बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। बहुत शर्मिंदा हूँ आज जो हुआ, लेकिन आपका एक एक गहना सूद समेत लौटा दूंगी। अभी बस मेरी बहन की सगाई हो जाने दीजिए। वैशाली ने सारी बातें एकदम धीरे से कही थी, जिसको भूमि जी और शाश्वत के सिवा कोई और नहीं सुन पाया। वैशाली अपनी बात बोल के अपना सिर शर्म से नीचे किए हुए मुड़ी कि भूमि जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, फिर तुम मेरे बेटे के लिए पूजा क्यों कर रही थी? वैशाली फिर भूमि जी की तरफ घूमी और हिम्मत जुटा के बोली, क्योंकि सर पर सारे संकट मेरी वजह से आ रहे हैं। शाश्वत और भूमि जी दोनों शौक हो गए। वैशाली आगे बोली, मैं सर के साथ मंदिर गई थी, वहाँ गलती से मेरी मांग में सर के हाथ से सिंदूर लग गया, जैसे आज हुआ, और उस दिन से सर के ऊपर जान का खतरा मंडरा रहा है। भूमि जी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उनके कदम कुछ लड़खड़ा गए। शाश्वत ने भूमि जी को संभाला। वैशाली फिर हाथ जोड़ के बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कुछ जान के नहीं किया, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो कर सकती थी वो हर एक चीज़ कर रही हूँ, जिससे सर के ऊपर से संकट कट जाए। अभी तक किया है, आगे भी करती रहूँगी। शायद यही मेरा पश्चाताप होगा, लेकिन आप परेशान ना हो। मैं कभी दोबारा सर के आगे नहीं आऊँगी। आप जिससे चाहे सर की शादी करवाए, जो करना हो करे। एक तरफ से आप चाहे तो ये समझ सकती है मैं कोई हूँ ही नहीं। वैशाली बोल रही थी और भूमि जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। पर शाश्वत वैशाली की किसी बात से सहमत नहीं था। वो इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखता था कि वैशाली की वजह से उसके ऊपर मुसीबतें आ रही है। अगर बात बस सिंदूर की है तो उसमें गलती उसकी थी, वैशाली की नहीं। वैशाली ने थोड़ी ना उसका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती मांग में सिंदूर भरवाया था। जो वैशाली अपने आप को दोषी मान रही है, लेकिन वहाँ मौजूद लोग बातें बना रहे थे। तो आदिति जी वैशाली के पास आई और उसकी बाजू कस के पकड़ते हुए वैशाली के कान के पास बोली, अब चलो यहाँ से, वो तमाशा कर लिया। वैशाली फिर उनके साथ चल दी। उसकी हिम्मत नहीं थी अब शाश्वत और भूमि जी से नज़रें मिलाने की। बाकी सबके बीच बातें और बढ़ गई थी। सुषमा जी भी अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से चली गई थी। इतना तमाशा होने के बाद अब उनको भी सोचना पड़ रहा था वो ये सगाई करे कि नहीं। गहनों वाली बात पर तो लोग उनके लिए भी बातें बना रहे थे, क्योंकि कहा तो उन्होंने ही था कि लड़की के गहने नकली नहीं असली सोने के होने चाहिए, उनकी बहू भी सोने से चमकनी चाहिए। लेकिन ऐसे रायता फैलेगा उनको उम्मीद नहीं थी। फिर से बात सगाई टूटने पर आ गई थी और ये सब वैशाली की वजह से हो रहा था। तो आदिति जी ने उसको कमरे में लाके सुनाना शुरू कर दिया था। बाकी सब भी उसको जली कटी सुना रहे थे। सुषमा जी ने एक आदमी के मुंह से खबर भिजवा दी कि अब ये रिश्ता नहीं हो सकता, वो वापस जा रहे हैं। आप लोग भी तुरंत होटल खाली कर दे, वरना आगे का बिल उनको पे करना पड़ेगा। ये खबर सुन के तो सभी गुस्से से लाल पीले हो चुके थे। सब अच्छा चल रहा था और वैशाली ने अपनी मनुष्यत फैला के सीधा रिश्ता तोड़वा दिया। अब आदिति जी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाई और वहीं पड़े सामान से एक डंडे जैसी दिखने वाली चीज़ उठाई और वैशाली को मारने लगी। वैशाली बस एक कोने में बैठी दर्द से अपने होठ और आंखें भींचे मार खा रही थी कि आदिति जी गुस्से में उसको मारते हुए बोली, क्यों आई यहाँ? किसने बुलाया था तुझे? मरा हुआ मान लिया था हमने तुझे, फिर क्यों आई? खुद तो बिना ब्याही बैठी है, अपनी छोटी बहनों की भी शादी नहीं होने दे रही। वैशाली सिसकियाँ भर के बस रोए जा रही थी कि आदिति जी का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने डंडा फेंक के सीधा वैशाली का गला पकड़ लिया और दबाते हुए बोली, लगता है जब तक मरेगी नहीं तब तक पिंड नहीं छोड़ेगी। दो बहनों की ज़िंदगी खाई जा रही है। इतनी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता मिला था,
पर यहाँ आके सब खा गई। वैशाली की आंखें लाल पड़ गई, उसकी सांसें रुकने लगी। बाकी सभी भी बस गुस्से में खड़े तमाशा देख रहे थे कि अचानक से आदित्य जी को किसी ने वैशाली से दूर करके पीछे करते हुए चिल्ला के कहा, छोड़ो इसे। वैशाली खांसते हुए लंबी सांस लेने लगी। आदित्य जी ने अपने सामने भूमि जी को देखा तो वो शौक हो गई। भूमि जी ने तब तक वैशाली को सीने से लगा लिया था और उसको शांत करा रही थी। वैशाली जल्दी ही कुछ नॉर्मल हुई तो भूमि जी को देख के वो भी शौक हो गई। भूमि जी ने प्यार से वैशाली के सिर पर हाथ फेरा और उससे बोली, बेटा चलो यहाँ से। वैशाली को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका सिर घूम रहा था, लेकिन भूमि जी खड़ी हुई और वैशाली को भी खड़ा करने लगी। वैशाली भी खड़ी हो गई, लेकिन आदित्य जी गुस्से में बोली, बहन जी आपको पता है ना किसको अपने साथ ले जाने की बात कर रही है। इस बार भूमि जी गुस्से में बोली, अपनी बहू को, और इस बार माफ़ कर रही हूँ, दोबारा मेरी बहू को उंगली भी छुआने की गलती मत करिएगा। आपके जैसा परिवार अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। कैसे लोग हो आप सब, छी। सभी हैरानी से भूमि जी को देखने लगे, लेकिन आदित्य जी गुस्से में चिड़ी हुई बोली, हम कैसे हैं वो रहने दीजिए। पहले ये सोच लीजिए बहन जी कि आपके लड़के को कुछ हुआ तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये लड़की मनहूस है, सगी बेटी है, फिर भी इसकी मनहूसियत से परेशान होकर अब नफरत होती है इससे। एक अकेली इसकी वजह से मेरी 2 बेटियां और एक लड़का शादी की उम्र में घर पर बैठे हैं। आप लोग आगे के लिए सोच लीजिए, क्योंकि ये एक बार आपके साथ गई तो फिर ये जिए या मरे या फिर उसके ऊपर कोई भी मुसीबत आए, हम में से कोई इसको पूछेगा नहीं। भूमि जी ने गहरी सांस ली और बोली, आप अभी कौन सा पूछ रही है जो मैं आगे के लिए उम्मीद रखूं? बाकी आगे जो होगा वो आपने देखा है ना। मैंने मुझे मेरे बेटे ने आज में जीना सिखाया और मैं उसी में विश्वास रखती हूँ। बाकी छोटा मुंह है तो बड़ी बातें करना मुझे पसंद नहीं, लेकिन मैं खुद आपसे ये कहना चाहती थी कि आगे वैशाली से आप कोई मतलब ना रखे तो अच्छा होगा। मेरे बेटे का बहुत नाम है, ऐसे रिश्तेदारों से संबंध रख के मैं उसके नाम पर कोई दाग नहीं चाहती। बोल के भूमि जी वैशाली को लेकर चली गई। वैशाली के घर वाले बस देखते रह गए। वैशाली भी भूमि जी के इस कदम से हैरान थी। उसने सोचा नहीं था भूमि जी सच जानने के बाद शाश्वत के साथ उसकी शादी कराने का सोचेगी। भूमि जी वैशाली को बाहर लेकर आई तो शाश्वत गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा था। वैशाली ने शाश्वत को देखा तो उसको न जाने क्यों एक डर सा लगने लगा और उसने अपनी साड़ी कस के पकड़ ली। लेकिन वही शाश्वत ने वैशाली को देखा तो उसको वैशाली की फैमिली पर गुस्सा तो बहुत आया और वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वैशाली की जितनी बॉडी दिख रही थी सभी जगह मार खाने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। भूमि जी शाश्वत के पास आई और बोली, चले। शाश्वत कुछ नहीं बोला और पीछे का डोर खोल दिया तो भूमि जी ने पहले वैशाली को बैठाया, फिर खुद बैठ गई। वैशाली इतनी डरी हुई थी कि उसकी नज़रें तक नहीं उठ रही थी। उसे भी ये समझ नहीं आ रहा था क्या वो इन लोगों के साथ जाके सही कर रही है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। कुछ ही देर में गाड़ी रुकी तो भूमि जी बाहर उतर गई और वैशाली का हाथ पकड़ के बाहर निकालने लगी। वैशाली भी बाहर आई तो वो शौक हो गई। वो फिर से कुल देवता के मंदिर के बाहर खड़ी थी। मंदिर थोड़ा सजा हुआ था। शिव पंडित जी से कुछ बात कर रहा था। वैशाली अपने सामने का नज़ारा देख के कुछ हैरान थी कि शिव भूमि जी को देख के उनके पास आया। उसने एक नज़र वैशाली को देखा तो उसको भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कुछ बोल के वैशाली के जख्म में नमक नहीं डालना चाहता था। इसलिए वैशाली से कुछ ना बोल के भूमि जी से बोला, माँ मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया। भूमि जी बोली, और जो मंगाया था वो लाए। शिव ने अपना सिर हामी हिला दिया और भाग के गया और बैग ले आया। शिव ने बैग भूमि जी को दिया तो भूमि जी ने उससे एक लाल रंग की चुनरी निकाली और वैशाली को उड़ा दी। वैशाली तो इतनी ज़्यादा सदमे में थी कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या चल रहा है। लेकिन भूमि जी वैशाली के गाल पर हाथ रख के बोली, बेटा माफ़ करना। सोचा था बहुत ज़्यादा धूमधाम से अपने बेटे की शादी करूँगी, लेकिन आज जो हुआ सबको पता चल गया होगा। सभी घर आएंगे, बहुत सी बातें होंगी, तो मैं चाहती हूँ अब मैं पूरे हक से अपनी बहू को सबसे मिलवाऊँ। वैसे भी शादी तो होनी ही है, आज हो या कल, क्या फ़र्क पड़ता है। पर अब तुम मेरे घर में एक पीजी के रूप में नहीं, घर की बड़ी बेटी के रूप में रहोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तुमसे पूछे बिना फैसला ले लिया, लेकिन उम्मीद है तुम मेरे फैसले का मान रखोगी। वैशाली की आंखों में भरे आंसू फिर फिसल गए कि उसकी नज़र अपने ऊपर ओढ़े लाल रंग पर गई तो वो घबरा गई
उसके लिए लाल रंग अच्छा नहीं है। लाल रंग क्या, उसके लिए तो गैर मांगलिक लड़के से शादी करना ही अच्छा नहीं है। आगे सबको रोना पड़े इससे अच्छा है सब अभी ख़त्म हो जाए सोच के वैशाली बोली, आंटी जी मैं मांगलिक हूँ, आप समझ रही है ना। वैशाली अपनी बात ठीक से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन वो अपनी बात भूमि जी के आगे रखती। उससे पहले भूमि जी बोली, बेटा मांगलिक और गैर मांगलिक ये सब होता है या नहीं भगवान जाने। मैं तो इतना जानती हूँ, मेरे कुल देवता ने तुमको आशीर्वाद दिया था, बाकी ये सब जानते हैं। ये जो भी आगे करेंगे अच्छा या बुरा सब इनकी देन होगी, हम सब इनके बच्चे हैं। आगे का इनको सोचने दो, अभी का देखो बस, मेरा कल हो या फिर तुम्हारा। कल किसी ने नहीं देखा। वैशाली फिर कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसका जी घबरा रहा था, या फिर ये भी बोल सकते हैं लोगों की बातें और मांगलिक को लेकर जो समाज में चलता है सब उसके अंदर बस चुका था और वो डर रही थी। भूमि जी फिर शाश्वत जो थोड़ी दूरी पर चुपचाप खड़ा था उससे बोली, बहू को लेकर आओ, मैं जब तक पंडित जी से बात कर लूँ। बोल के भूमि जी चली गई। शिव वहीं खड़ा सब सुन रहा था। भूमि जी के जाते ही शिव वैशाली के पास आया और उसके गले में हाथ डाल के सामने देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता ये सब क्या होता है। मैं किसी चीज़ में विश्वास नहीं रखता, यहाँ तक कि भगवान में भी नहीं। मतलब करता हूँ पर जितना तुम और माँ करती हो उतना नहीं करता, लेकिन एक चीज़ पर विश्वास ज़रूर रखता हूँ, अपनी नीयत और कर्म पर। कहावत तो सुनी होगी तुमने, चोर को सब चोर दिखाई देते हैं। वही कहावत सही और गलत दोनों जगह लागू होती है। हमारा दिमाग एक प्रकार की जादू नगरी है। आप इस जादू नगरी में जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव। वैसे मेरा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है और तुम्हारा। वैशाली शिव को बस शांति से देख रही थी तो शिव बोला, बोलो क्या ब्लड ग्रुप है। वैशाली धीरे से बोली, बी पॉजिटिव। शिव मुस्कुरा दिया और वैशाली को कस के साइड हक करते हुए बोला, और फिर तो भाई भाई यार, बी पॉजिटिव वाले लोग नेगेटिव सोच ही नहीं सकते। वैशाली कुछ नहीं बोली कि भूमि जी ने शिव को आवाज़ दी तो शिव जाते हुए वैशाली से बोला, ज़्यादा मत सोचो, मरना एक दिन सबको है, कोई अमर होकर नहीं आया। बस जब तक जिंदा है ऐसे जियो, खुश रहो और दूसरों को रखो। बोलते हुए शिव चला गया। वैशाली शांति से खड़ी थी। भूमि जी और शिव की बातों से उसका डर कुछ कम हो रहा था कि शाश्वत भी वैशाली के बगल में आके खड़ा हो गया। इस बार वैशाली फिर डर गई और अपने कदम शाश्वत से दूर कर लिए। वैशाली को इस बात से डर लग रहा था कि भूमि जी ज़बरदस्ती उसकी और शाश्वत की शादी करा रही है। शाश्वत ये शादी नहीं करना चाहता है, पर अपनी माँ के आगे कुछ बोल नहीं पा रहा है। वैशाली को डरा हुआ देख के शाश्वत खुद ही थोड़ा दूर होकर खड़ा हो गया और सामने अपनी माँ और भाई को देखते हुए बोला, तुमको किसी भी प्रकार का ज्ञान देने नहीं आया हूँ और न ही इस टॉपिक में अपने विचार रखने आया हूँ। अभी शादी होने वाली है हमारी। मुझे झूठ पर नींव रखना पसंद नहीं, इसलिए सोचा बोल दूँ। वैशाली शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत बिना किसी एक्सप्रेशन के बस सामने देखते हुए अपनी उसी सीरियस आवाज़ में बोला, पापा जब गुजरे तब मैं 4th क्लास में था। पापा के गुजरने के बाद हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और फिर दोबारा कभी कर नहीं पाया। मैं ठीक से 4th पास भी नहीं हूँ। बाकी तुम समझदार हो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो कोई दबाव नहीं है तुम्हारे ऊपर, जो करना सोच के करना। माँ की चिंता बिल्कुल मत करना। मैंने उनको शादी के लिए हाँ कर दी है। तुम गई तो मैं 1 हफ्ते के अंदर किसी और से शादी कर लूँगा, तो उनको भी तुम्हारे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। शाश्वत बोल रहा था कि भूमि जी ने फिर शाश्वत को आवाज़ दी। शाश्वत तुरंत चला गया और अग्निकुंड के सामने आके बैठ गया। वैशाली वहीं खड़ी सबको देख रही थी। भूमि जी और शिव खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन शाश्वत के फेस से कुछ समझ नहीं आ रहा था वो ये शादी करना चाहता है या नहीं, या फिर भूमि जी ने उससे कुछ बोला तो वो मजबूरी में चलते ये शादी कर रहा है। वैशाली क्या फ़ैसला ले उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि भूमि जी वैशाली को आवाज़ देते हुए बोली, बेटा आओ, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। वैशाली ने एक नज़र शाश्वत को देखा तो शाश्वत चुपचाप सा सीरियस फेस लिए बैठा जलती अग्नि को देख रहा था। वैशाली ने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगी कि इस रास्ते पर जाए, कहीं ऐसा ना हो शाश्वत के ऊपर संकटों के साथ साथ बोझ भी बन जाए, क्योंकि शाश्वत कहीं से खुश नहीं लग रहा। वैशाली मन में भगवान को कोई रास्ता दिखाने को बोल रही थी कि शिव आया और सीधा उसने वैशाली को गोद में उठा लिया। वैशाली चौंक गई।
शिव मुस्कुरा के वैशाली से बोला, टीचर ये दिमाग जरा सा है, ज़्यादा लोड ना दो वरना फट जाएगा। वैशाली शौक में शिव को देख रही थी। शिव वैशाली को लाया और शाश्वत के बगल में बिठा दिया। शाश्वत कुछ नहीं बोला। वैशाली भी शाश्वत को देखा, लेकिन इस बार उसने बस अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। आगे जो होगा देखा जाएगा, अभी जो हो रहा है हो जाने दो। वैशाली के बैठते ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए कि कुछ ही देर में पंडित जी बोले, लड़की का कन्यादान कौन करेगा। वैशाली का दिल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू फिर बह निकले कि शिव तुरंत वैशाली के पास आके बैठ गया और बोला, मैं अपनी बहन का कन्यादान करूँगा। वैशाली ने शिव की तरफ देखा तो शिव ने मुस्कुरा के वैशाली को आंख मार दी और कान के पास जाके बोला, देखो विदाई में मैं तुमको उठा के गाड़ी में नहीं बैठा पाऊँगा, बहुत भारी हो तुम, अभी उठाने में हाथ टूट गए तो तुम ना अपने पैरों पर चल लेना। और सबसे ज़रूरी बात, अब तो मैं तुम्हारे साथ दहेज बन के चलूँगा, लेकिन तुम मुझे अपने ससुराल में दहेज का माल समझ के ट्रीट मत करना। भाई अपनी भी कोई इज्जत है, सब मुझे दहेज का माल बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वैशाली शिव की बातें सुन के हल्का सा मुस्कुरा दी। पंडित जी ने फिर कन्यादान की रस्म की और फिर जल्दी ही पूरी शादी संपन्न हो गई। इस बीच वैशाली बस बार बार शाश्वत को ही चोर नज़रों से देख रही थी, लेकिन शाश्वत एकदम सीरियस था। उसने एक नज़र वैशाली को नहीं देखा था। मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाते समय शाश्वत का फेस वैशाली के सामने था। दोनों की नज़रें भी मिली, पर शाश्वत के फेस पर कोई भाव नहीं था। आंखों में भी बस खालीपन था। शादी के बाद शिव ने विदाई की रस्म अच्छे से निभाई और सभी आधी रात तक होटल वापस आ गए। भूमि जी ने आज रात होटल में ही रुकने का डिसीजन लिया था। सभी अपने अपने रूम में चले गए थे। भूमि जी ने वैशाली को भी चेंज करके आराम करने को बोल दिया था, लेकिन वैशाली को बस रह रह के शाश्वत की शक्ल याद आ रही थी। वो शाश्वत के आगे अब अपने दर्द भूल चुकी थी। उसको लग रहा था कहीं वो स्वार्थी तो नहीं हो गई। क्या शाश्वत ने उसको अपनी चौथी पास होने की बात इसलिए बताई थी कि वो उस बात को ढाल बना के शादी के लिए मना कर दे, क्योंकि शाश्वत भूमि को मना नहीं कर सकता था। वैशाली को फिर रोना आने लगा। वैशाली बैठी रो रही थी कि उसके रूम के डोर पर नॉक हुआ। वैशाली घबरा गई। आधी रात को उसके रूम में कौन आया होगा। शिव और भूमि जी तो उससे मिलके गए हैं, इतनी रात को कौन हो सकता है, वो भी होटल रूम में। वैशाली डरते हुए डोर के पास आई और हॉल से बाहर देखा तो शाश्वत खड़ा था। वैशाली थोड़ा घबरा गई। शाश्वत इस समय क्यों आया होगा, कहीं वो गुस्सा करने तो नहीं आया। वैशाली डोर के पास ही खड़ी सोच रही थी कि फिर बेल बजी तो इस बार वैशाली ने डोर ओपन कर दिया। अब भागने से कुछ नहीं होगा, आने वाली हर मुसीबत का उसको सामना करना ही होगा। वैशाली ने सोच के डोर ओपन किया तो शाश्वत अभी तक बिना किसी भाव के था। वैशाली भी उसे देखने लगी तो शाश्वत गंभीरता से बोला, अंदर आ जाऊं। वैशाली तुरंत हड़बड़ा के डोर के सामने से हट गई। शाश्वत अंदर आया और डोर लॉक कर दिया। वैशाली के मन में डर और बढ़ गया, कहीं उसकी माँ के जैसे शाश्वत गुस्से में उसको मारने तो नहीं आया है। आज पहली बार वैशाली को शाश्वत के आसपास होने से डर लग रहा था। शाश्वत ने वैशाली को देखा, फिर अपने हाथ में पकड़े बैग को वैशाली को देते हुए बोला, जाओ चेंज कर लो। वैशाली हैरान हो गई, ये क्या है और शाश्वत उसे चेंज करने को क्यों बोल रहा है। वैशाली बुत बनी खड़ी सोच रही थी कि शाश्वत उसके हाथ में बैग पकड़ाते हुए बोला, जल्दी करो, मैं रात भर वेट नहीं कर सकता। वैशाली ने अपनी नज़रें नीची कर ली और चुपचाप बाथरूम में चली गई। वैशाली बाथरूम में आई और बैग के अंदर देखा तो उसमें एक नाइट सूट था जो उसके साइज से थोड़ा बड़ा था। वैशाली को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो अभी क्या ही करती, इसलिए चुपचाप चेंज करके आ गई। वैशाली चेंज करके आई तो शाश्वत खड़ा गिलास में पानी निकाल रहा था। वैशाली शांत सी थोड़ी दूर आके खड़ी हो गई और शाश्वत के गुस्सा करने का वेट करने लगी। वैशाली को शाश्वत को इतना शांत और सीरियस देख के यही लग रहा था कि शाश्वत ने ये शादी बिना मन के की है। वो बहुत गुस्सा है वैशाली से, क्योंकि ये सब एक तरह से हो तो उसकी वजह से रहा है और गलती उसकी है तो सज़ा भी उसको ही मिलेगी। वैसे भी इतने समय से मार खा ही रही है। शाश्वत भी थोड़ा मार लेगा तो क्या हो जाएगा, कम से कम उसको मार के शाश्वत का कलेजा तो ठंडा पड़ जाएगा, जैसे उसकी माँ का पड़ जाता है उसको पीट के। वैशाली अपने आप को अंदर से मार खाने के लिए मजबूत कर रही थी कि शाश्वत उसके पास आया और अपना हाथ आगे किया, लेकिन वैशाली ने डर से अपनी आंखें भींच ली
और सिकुड़ने लगी। वैशाली को लगा शाश्वत ने मारने के लिए हाथ बढ़ाया है। शाश्वत वैशाली को देखने लगा। उसको समझ नहीं आया वैशाली ने ऐसा क्यों किया, इसलिए वो वैशाली को देखते हुए बोला, दवा ले लो। वैशाली को शाश्वत की आवाज़ तो आई, लेकिन वो क्या बोला उसे समझ नहीं आया, इसलिए उसने अपनी आंखें खोली और डरते हुए शाश्वत को देखने लगी। तो शाश्वत ने फिर उसके आगे दवा और पानी कर दिया। वैशाली कुछ समझी नहीं और शाश्वत को देखती रही। शाश्वत वैशाली को देख के गंभीर आवाज़ में बोला, पेन किलर है, ले लो, दर्द में आराम मिलेगा। वैशाली अपलक शाश्वत को देख रही थी कि शाश्वती वैशाली के पास आया और उसका हाथ पकड़ के एक उसके हाथ में दवा रख के दूसरे हाथ में पानी पकड़ाते हुए बोला, खा लो, सुबह निकलना है, अभी थोड़ा टाइम है, आराम कर सकती हो, ऐसे खड़े होकर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वैशाली ने फिर अपनी नज़रें नीची कर ली और दवा खा ली। शाश्वत ने फिर वैशाली के हाथ से पानी का गिलास लिया और उसके हाथ में दवा का ट्यूब रखते हुए बोला, उसको अपनी चोट पर लगाना, चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। शाश्वत फिर रूम में रखी छोटी सी फ्रिज के पास आया और उसमें जो वाटर बैग ठंडा होने रखा था वो निकाल के वैशाली को देते हुए बोला, ये अपने फेस पर रख लेना, सूजन कम हो जाएगी, सुबह के लिए कपड़े ला दूंगा, वो पहनना, अपने कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, तुमको अभी ढीले कपड़े पहनने की ज़रूरत है, फिटिंग के कपड़ों में तुम्हारी चोट और बढ़ जाएगी। वैशाली तो बस स्टैचू बनी शाश्वत को देख रही थी। शाश्वत उसको यहाँ दवा देने आया था, उसको उसकी चिंता है। क्या शाश्वत को एहसास है कि उसको कितनी चोट आई है और उसको कितना दर्द हो रहा है? क्या वो शाश्वत के बारे में गलत सोच रही थी? वैशाली चुपचाप खड़ी अपने मन में सोच रही थी। अभी दोनों का रिश्ता अचानक से बदल गया था, तब वैशाली का मुंह मानो सिल सा गया था। शाश्वत के आगे उसकी जुबान नहीं खुल रही थी, लेकिन वैशाली को एकदम शांत और शौक में देख के शाश्वत वैशाली के पास आया और उसके बिखरे बाल कान के पीछे करके बोला, आराम कर लो, मैं गेट बाहर से लॉक करके चला जाऊंगा, जिससे सुबह तुम्हारे कपड़े आसानी से ला के दे पाऊँ। दवा में नींद का भी नशा है, तो शायद तुमको नींद में डोर बेल सुनाई ना दे। वैशाली कुछ नहीं बोली, वो तो शाश्वत के ऐसे पास आके छूने से थोड़ा सी हिर सी उठी थी। शाश्वत फिर कुछ नहीं बोला और रूम का डोर बाहर से लॉक करते हुए चला गया। वैशाली वहीं खड़ी जमी सी रह गई। वो शाश्वत को समझ ही नहीं पाई आखिर ये सब क्या था। पहले उसके होश भूमि जी ने जो डिसीजन लिया वो सोच के उड़े हुए थे, और अब शाश्वत इतनी रात को उसके लिए ढीले कपड़े कहाँ से लाया होगा? क्या शाश्वत को उसकी इतनी चिंता है? क्या वो उसको दर्द में देख नहीं सकता? पर क्यों? वो शाश्वत को अच्छे से जानती थी। शाश्वत के दिल में उसके लिए कोई भी भावना नहीं है, बस इंसानियत को छोड़ के। क्या शाश्वत ने उसको पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, जो वो बस अपना फ़र्ज़ निभा रहा है? इतने सवाल थे वैशाली के दिमाग में जिसकी सीमा नहीं थी। उसका सिर इस कदर घूम रहा था कि वो अपना सिर पकड़ के सीधा जाके सो ही गई। ना उसने दवा लगाई, ना इस बैग को। नेक्स्ट मॉर्निंग वैशाली सो रही थी कि शाश्वत रूम में आया। शाश्वत कल बाहर से लॉक करके गया था, तो वो की से डोर ओपन करके आ गया। वैशाली को सोता देख शाश्वत उसके पास आया तो उसके घाव और फेस पर मार खाने की वजह से सूजन थी, वो अभी भी वैसी ही थी, बल्कि और बढ़ गई थी। शाश्वत समझ गया वैशाली ने दवा नहीं लगाई। शाश्वत ने फिर अपनी नज़रें पूरे रूम में घुमाई तो दवा और आइस बैग फ्लोर पर ऐसे ही पड़ा दिखा। शाश्वत का फेस फिर सीरियस हो गया। उसने फिर वैशाली का शोल्डर धीरे से हिलाया तो वैशाली तुरंत चौंक के उठ गई और शाश्वत को देख के घबराते हुए अपने आप को समेट के बेड पर पीछे की तरफ खिसकते हुए डर के बोली, आप? शाश्वत ने वैशाली को ऐसे हड़बड़ाते देखा तो गहरी सांस ली और बोला, ये कपड़े रेडी हो जाओ, घर के लिए निकलना है। शाश्वत तुरंत अपनी बात बोल के बड़े कदमों के साथ चला गया। वैशाली को कुछ अजीब लगा, पर वो ठीक से समझ नहीं पाई। उसने फिर शाश्वत के दिए कपड़े देखे तो उसमें एक प्यारा सा फ्रॉक सूट था, और वो ये भी उसके साइज से काफ़ी बड़ा था। वैशाली समझ रही थी शाश्वत को उसकी चिंता है। कल उसकी माँ ने उसको कुछ ज़्यादा ही बुरी तरह से मार दिया। कई जगह उसको बहुत गंभीर चोट आई है। अगर कुछ देर और मार खाती तो बस मांस फट के खून बहना बाकी रह गया था। कपड़े की रगड़ लगी तो शायद अभी स्किन निकल जाए और खून बहने लगे। वैशाली ने एक लंबी सांस ली और उठने लगी तो उसको अपने शरीर में बेतहाशा दर्द हुआ। इतनी मार खाने के बाद तो दर्द होना ही था। वो तो कल शाश्वत ने दर्द की दवा दी थी,
जो उसको नींद पड़ गई थी और अब तो उसे ठीक से चला तक नहीं जा रहा था। वैशाली जैसे तैसे दर्द में आंसू बहाते हुए रेडी हो गई कि फिर उसके डोर की बेल बजी। वैशाली को लगा शाश्वत होगा। ना चाहते हुए भी उसके फेस पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अच्छे से अपने सूट की चुन्नी ली और डोर आके खोला तो शिव नाश्ता लेकर खड़ा था। वैशाली की शक्ल फिर उतर गई। शिव वैशाली को देख के बोला, अरे यार टीचर, क्या दीवार बन के खड़ी हो, साइड हो। वैशाली साइड हट गई तो शिव अंदर आया और नाश्ता टेबल पर रख के बोला, चलो टीचर, जल्दी से नाश्ता कर लो और ये दवा ले लो। बोल के शिव ने अपने मन में ही कुछ सोचते हुए मुंह बना लिया और अपना सिर खुजलाने लगा। वैशाली शिव के पास आई और बोली, क्या हुआ। शिव बोला, तुम रुको, मैं अभी भाई से पूछ के आता हूँ। वैशाली समझ नहीं पाई तो बोली, क्या। शिव बोला, यार टीचर, भाई ने तुम्हारे लिए नाश्ता भेजा और ये दवा देने बोला था। एक दवा नाश्ते से पहले खानी है, एक बाद में। मैं भूल गया कौन सी दवा कब लेनी थी। तुम रुको, मैं पूछ के आता हूँ। वैशाली शिव को देखने लगी। शिव अपनी धुन में चला गया, लेकिन वैशाली सोच में पड़ गई। रात में शाश्वत आया था, सुबह भी आया था, लेकिन अभी क्यों नहीं आया। क्या रात और सुबह शिव सो रहा था, इसलिए मजबूरी में वो आया। बाकी उसको उससे कोई खास मतलब नहीं है। वो बस उसे एक फ़र्ज के रूप में ले रहा है। वैशाली सोच रही थी कि शिव फिर भागते हुए आया और वैशाली से बोला, ये वाली दवा पहले खानी है। वैशाली ने दवा ले ली और शिव आगे बोला, टीचर जल्दी से नाश्ता कर लो, बस नाश्ता करके हमको निकलना है, ओके। वैशाली ने सिर हिला दिया तो शिव चला गया। कुछ देर बाद शाश्वत शिव को गुस्से में देख रहा था और शिव उसको अपनी बत्तीसी दिखा रहा था। भूमि जी ने दोनों को देख के माथा पीट लिया था। शाश्वत शिव से बोल रहा था, वो पीछे बैठे, लेकिन शिव चाहता था पहले के जैसे शाश्वत और वैशाली एक साथ पीछे बैठे। तब तक वैशाली भी धीरे धीरे चल के आ गई तो शिव ने उसके लिए पीछे वाली सीट खोल दी। वैशाली गाड़ी के अंदर चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके घुटने ठीक से मुड़ नहीं रहे थे, जिससे उसको चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। शिव को शरारत सूझी। वो वैशाली का हाथ पकड़ के पीछे करते हुए बोला, टीचर पहले भाई को जाने दो, भाई फिर आपको अंदर ले लेंगे। शिव ने फिर शाश्वत से कहा, जल्दी करो भाई, अब आपको देर नहीं हो रही। शाश्वत ने घूर के शिव को देखा और पीछे जाके बैठ गया। वैशाली खड़ी शाश्वत के हाथ बढ़ाने का वेट कर रही थी, पर शाश्वत ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। शिव ने ये चीज़ नोटिस की तो बोला, भाई टीचर को अंदर लोगे या फिर दूर से ही देखते रहोगे। शाश्वत ने फिर शिव की तरफ देखा तो शिव ने अपने दांत दिखा दिए। शाश्वत ने फिर वैशाली को देखा जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। शाश्वत फिर थोड़ा वैशाली की तरफ झुका और उसको बाजू से पकड़ के ऊपर खींच लिया और सीट पर बैठा दिया। वैशाली ने एक नज़र शाश्वत को देखा, फिर अपनी नज़रें नीची कर ली। बाकी सब भी गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चल पड़ी। इस बार भी गाड़ी में शांति छाई थी, लेकिन इस बार सब बदल चुका था। वैशाली की बगल में उसका बोझ नहीं पति बैठा था, जिसकी वजह से उसको अजीब सी घबराहट हो रही थी। वैशाली एक कोने में अपने आप को समेट के बैठी थी। शाश्वत भी दूसरे कोने में बैठा अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था, लेकिन शिव से शांति बर्दाश्त नहीं हुई तो वो बोला, मेरा कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है। शिव ने फिर ड्राइवर को गाड़ी किसी रोड साइड शॉप पर रोकने को कहा। ड्राइवर ने शॉप देख के गाड़ी रोकी तो शिव ने वैशाली से पूछा, टीचर तुम क्या खाओगी। वैशाली ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। शिव ने ओके बोला और अपने लिए चिप्स लेने चला गया। शाश्वत ने एक नज़र वैशाली को देखा तो वैशाली बाहर कॉर्न की शॉप देख रही थी। शाश्वत ने उससे अपनी नज़रें हटा ली और फिर फ़ोन में कुछ करने लगा। कुछ ही देर में शिव कुछ चिप्स के पैकेट और 4 कप में कॉर्न लेकर आया। शिव ने चारों कप वैशाली के आगे कर दिए तो वैशाली कॉर्न देख के शौक होते हुए बोली, ये। शिव बोला, क्या हुआ, तुम नहीं बोलोगी, लेकिन उड़ते उड़ते खबर पहुंच जाती है मेरे पास कि तुमको क्या खाना है, तो चलो अब नखरे मत करो और खा लो। वैशाली बोली, पर इतना सारा। शिव बोला, तो कुछ अपने पति के साथ शेयर कर लो, आखिर इतना मंगाने वाला वही है। वैशाली ने तुरंत शिव की तरफ देखा तो शिव ने ईयरफोन लगाए हुए थे और फ़ोन में कुछ देख रहा था। वैशाली को लगा शाश्वत ने कुछ सुना नहीं। वैशाली फिर कुछ नहीं बोली और शिव से सारे कप लेकर अपने बगल में रख लिए। गाड़ी फिर चल पड़ी। वैशाली को दिल में फिर हलचल हो रही थी। शाश्वत को उसका ख्याल है। उसने उसके लिए बिना बोले कॉर्न मंगवाए, लेकिन शाश्वत उससे कुछ बोल क्यों नहीं रहा। क्या शाश्वत उससे गुस्सा है, पर किस बात पर,
और अगर शाश्वत गुस्सा है तो उसकी केयर क्यों कर रहा है। वैशाली सोच में डूबी थी कि फिर शिव की आगे से आवाज़ आई, यार टीचर खा लो, तुम्हारा पति परेशान हुआ जा रहा है, मुझे मैसेज कर करके परेशान कर रहा है। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत शाश्वत की तरफ देखा तो शाश्वत का फेस विंडो की साइड था। वैशाली उसके फेस को देख नहीं पाई, लेकिन शाश्वत ने गुस्से में अपनी आंखें भींची हुई थी। उसको शिव के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जरा सी चीज़ करने को बोली और शिव ने पूरे में ढोल पीट दिया। आगे भूमि जी और शिव दोनों एक दूसरे को ताली देकर धीरे धीरे हंस रहे थे। वैशाली ने थोड़ी देर सोचा, फिर थोड़ी हिम्मत जुटा के शाश्वत की बाजू से थोड़ी सी शर्ट पकड़ी और हिला दी। शाश्वत ने अपने कान में ईयरफोन निकाल के वैशाली की तरफ पलट के देखा तो वैशाली अपनी नज़रें झुकाए कॉर्न का एक कप शाश्वत के आगे करते हुए बोली, थोड़ा आप भी खा लीजिए। वैशाली को देख के शाश्वत का फेस और गंभीर हो गया और वो रूखी आवाज़ में बोला, मुझे पसंद नहीं। वैशाली ने नज़रें उठा के शाश्वत को देखा तो शाश्वत फिर अपना मुंह फेर लिया। वैशाली का दिल भर आया। शाश्वत ने अपना मुंह फेर लिया तो वैशाली का दिल भर आया। उसकी आंखें कुछ नम हो गई। वह अपनी जगह खिसक के आई और सिकुड़ के बैठ गई। आज उसकी मनपसंद चीज़ सामने रखी थी, पर उसको देखने तक का मन नहीं कर रहा था। खाना तो दूर की बात थी। कुछ समय ऐसे ही शांति से बीत गया। वैशाली ने कॉर्न दोबारा छुआ तक नहीं तो शाश्वत इस बार खिंच के पर आराम से बोला, अगर नहीं खाना है तो बाहर फेंक दो, सीट पर गिर रहा है, मुझे गंदगी नहीं पसंद। वैशाली ने सिर घुमा के शाश्वत की तरफ देखा तो शाश्वत की नज़रें फ़ोन में थी। वैशाली ने फिर कॉर्न के कप देखे तो एक दाना भी सीट पर नहीं गिरा था। वैशाली समझ नहीं पाई शाश्वत ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। उसको उसकी केयर भी है और ऐसे रूड भी हो रहा है। आखिर हुआ क्या है। कल रात तक तो शाश्वत एकदम ठीक था, उससे आराम से बात कर रहा था। अचानक से क्या हुआ कि वो ऐसे रूड होकर बात कर रहा है। वो आराम से भी तो बोल सकता है ना कि कॉर्न खा लो वरना गिर जाएंगे। पर वैशाली शाश्वत के ऐसे बोलने से इतना तो समझ गई थी, शाश्वत चाहता है वो कॉर्न खा ले। वैसे भी वैशाली को खाने की कोई भी चीज़ें फेंकनी अच्छी नहीं लगती थी। ऊपर से वो अभी 1 महीने अकेले जब रही तो उसको एक ब्रेड की कीमत भी पता चल गई थी। अन्न का एक दाना भी नसीब से मिलता है। उसके पास पैसे होने के बाद भी वो एक वक्त का खाना ही खा पाती थी। मजबूरी यही थी कि खाना खाती तो पैसे खर्च होते और घर वालों को पता चल जाता। उसने सरकारी जॉब छोड़ दी। जिस सरकारी हॉस्टल में रहती उसको सारी सुविधा दी जाती, खाना इतना महंगा ना होता जितना वो एक टाइम बाहर का खाती है। ऐसे ही खामोशी से सफ़र बीत गया और दोपहर तक वो शाश्वत के घर, जो अब उसका ससुराल बन चुका था, वहाँ पहुँच गए। भूमि जी ने ढोल नगाड़े वाले बुलवा लिए थे। उन्होंने पूरे रस्मों रिवाजों से वैशाली का गृह प्रवेश किया। जानू अपनी छत से आंखों में अंगारे लिए सब देख रही थी। नई बहू के घर आने के बाद जितनी भी रस्में होती है भूमि जी, शाश्वत और वैशाली सब कराने लगी। भूमि जी ने पड़ोस के कुछ खास घरों में नई दुल्हन को देखने का निमंत्रण भी भेज दिया। सभी रस्मों में शामिल हुए। ऐसे ही वैशाली के लिए एक थकान भरा दिन निकल गया। वैशाली को दवा की वजह से कुछ आराम था, लेकिन इतना नहीं तो सारी रस्में होने के बाद रात में वो पहले जिस रूम में रहती थी वहीं आ गई। लेकिन थकान ज़्यादा होने की वजह से उसको नींद नहीं पड़ रही थी। उसके पैर और चोट दर्द कर रही थी। वैशाली को नींद न आने पर वह विंडो के पास आके खड़ी हो गई और शाश्वत के बारे में सोचने लगी कि भूमि जी उसके पास आई और बोली, बेटा तुम यहाँ इस रूम में। वैशाली घबरा गई। उसको लगा अब उसने कोई गलती कर दी क्या। वो शांति से भूमि जी को देख रही थी कि भूमि जी उसके पास आके बोली, बेटा तुम गेस्ट रूम में क्या कर रही हो, अपने रूम में जाके आराम करो, बहुत थक गई होगी। मैं चाहती तो नहीं थी कि इतनी रस्में आज एक साथ हो, लेकिन पंडित जी से बात हुई तो पता चला आज के बाद से कुछ दिन अच्छे दिन नहीं रहेंगे तो कुछ दिन शुभ काम नहीं हो पाएंगे और बिना रस्मों रिवाजों के तुम अपना नया जीवन शुरू नहीं कर सकती। तो बस आज ही सारी रस्में कर ली। वैशाली बोली, कोई बात नहीं आंटी जी। भूमि जी ने प्यार से कहा, बेटा अब तो माँ बोलो। वैशाली के लिए ये थोड़ा जल्दी था, लेकिन भूमि जी उसके लिए इतना कुछ कर रही है, वह ऐसे उनका दिल नहीं दुखा सकती थी, इसलिए मुस्कुरा दी और बोली, माँ परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। भूमि जी मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है फिर जाओ और सो जाओ, पता है ना अब कौन सा रूम तुम्हारा है। वैशाली अब क्या ही बोलती,
उसने अपना सिर नीचे करके हिला दिया और वहाँ से शाश्वत के रूम में जाने के लिए निकल गई। अब मजबूरी ही सही, उसको जाना तो था ही शाश्वत के रूम में। नहीं जाती तो भूमि जी को क्या जवाब देती। ऊपर से रात भी काफ़ी होने पर आ गई थी, उसका सोना भी बहुत ज़रूरी था। कल सुबह जल्दी उठ के उसको पूजा जो करनी थी, उसकी नज़रों में कोई कुछ भी बोले या मांगलिक होने के गलत प्रभाव को माने या ना माने, लेकिन वो कोई भी संकट मोल नहीं ले सकती। उसकी नज़र में चीज़ें होती है और पूजा पाठ कर लेने से अगर सब ठीक हो जाता है तो क्या जाता है, किसी की जान तो नहीं लेनी है, बस सुबह उठ के भगवान का नाम ही तो लेना है। वैसे भी उसकी आज की पूजा छूट गई थी, दवा के नशे की वजह से उसकी समय से नींद नहीं खुली थी, जिसकी उसने माफ़ी मांग ली थी भगवान से। पर अब वो घर में है तो पूजा नहीं छोड़ सकती। वैशाली घबराते हुए शाश्वत के रूम तक आई तो रूम का डोर बंद था। वैशाली ने बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट से डोर पर नॉक किया तो शाश्वत के अंदर से आवाज़ आई, डोर ओपन है। वैशाली हिचकिचा के अपनी कुर्ती को उंगलियों में घुमाते हुए अंदर आई तो शाश्वत स्टडी टेबल पर बैठा लैपटॉप में कुछ कर रहा था। वैशाली चुपचाप सी खड़ी रही, उसको आगे क्या करे कुछ समझ नहीं आया। वो यहाँ है ही क्यों? उसको तो अब ये लग रहा था कि शाश्वत की फिर रूड सी आवाज़ आई, राइट साइड मेरा है, तुम लेफ्ट साइड सो सकती हो, मुझे कुछ काम है तो अभी लाइट नहीं ऑफ कर सकता, तुमको ऐसे ही सोना पड़ेगा। वैशाली एकटक शाश्वत को देख रही थी। वो अभी तक शाश्वत की नाराज़गी की वजह नहीं समझ पाई थी। शाश्वत को उसकी चिंता तो थी, लेकिन गुस्सा क्यों जब इतनी बड़ी बात हो गई। शाश्वत तब तक उससे नॉर्मल टोन में बात कर रहा था, फिर अचानक से क्या हुआ जो अब उससे ठीक से बात नहीं कर रहा? क्या उसने कहीं गलती कर दी? उसके अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि शाश्वत से कुछ पूछ सके, इसलिए चुपचाप जाके बेड को देखने लगी। अब वैशाली को ये समझ नहीं आ रहा था लेफ़्ट साइड तो किसका लेफ़्ट साइड, शाश्वत के नज़रिए से या उसके। अगर वो बेड के बगल में खड़ी होती है लेफ़्ट साइड कुछ और होगा, और सामने खड़े होकर बेड को देखती है तो लेफ़्ट साइड कुछ और होगा। वैशाली उलझन में फंसी थी कि शाश्वत की फिर आवाज़ आई, तुम्हारे पिलो के नीचे शिव ने कुछ रखा है, देख लेना। वैशाली को मन में थोड़ी शांति मिली, मतलब जिस पिलो के नीचे कुछ है वो साइड उसका। वैशाली बेड के ऊपर चढ़ के आई और बारी बारी पिलो को उठा के देखा तो उसका लेफ़्ट साइड मिल गया। वैशाली जल्दी अपनी साइड बैठ गई और जो उसको पिलो के नीचे गिफ्ट बॉक्स मिला था वो ओपन करके देखने लगी। उस बॉक्स में फ़ोन था। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत शाश्वत की तरफ देखा तो उसकी पीठ उसके सामने थी, पर वैशाली के मन में अब सवाल चल रहा था, ये फ़ोन क्यों? और उस फ़ोन में उसका पहला वाला सिम पड़ा था। अगर ये गिफ्ट शिव लेकर आया है तो शिव को कैसे पता उसका फ़ोन टूट चुका है और उसको फ़ोन की ज़रूरत है? क्योंकि फ़ोन तो उसका शाश्वत के सामने टूटा था, तो क्या शाश्वत ने शिव से बोल के उसके लिए फ़ोन मंगवाया? पर शाश्वत को उसकी हर छोटी सी ज़रूरत का ख्याल है तो वो सामने से क्यों नहीं बोल रहा? वैशाली खुश तो थी, लेकिन उससे ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। वो बिल्कुल भी शाश्वत को समझ नहीं पाई थी कि उसने बॉक्स रखने के लिए साइड लैब वाले स्टूल की तरफ हाथ बढ़ाया तो वहाँ एक छोटी सी प्लेट में 2 टेबलेट निकाल रखी थी और पानी का गिलास कवर करके रखा था। साथ में चोट में लगाने के लिए ट्यूब भी रखी थी। वैशाली फिर शाश्वत की तरफ देखा, पर कोई फ़ायदा नहीं था। ना वो उसकी शक्ल देख सकती थी, ना उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो शाश्वत से सीधा सीधा बात कर सके। वैशाली ने फिर अपनी दवा खाई और ट्यूब लेकर बाथरूम में चली गई। शाश्वत ने वैशाली को एक नज़र देखा, फिर पलट के दवा की प्लेट को देखा तो दवा ना देख के उसका फेस नॉर्मल ही रहा और फिर वो अपने काम में लग गया। वैशाली बाथरूम से अपने सारे जख्मों पर दवा लगा के आई और लेफ्ट साइड ब्लैंकेट तान के सिकुड़ के बेड के एकदम कॉर्नर में लेट गई। शाश्वत ने फिर सिर घुमा के एक नज़र वैशाली पर डाली तो इस बार वैशाली को ऐसे गुड़ी मुड़ी लेटा देख उसकी आंखें सख्त हो गई, पर शाश्वत कुछ नहीं बोला, फिर अपने काम में लग गया। देर रात जब शाश्वत का काम फिनिश हुआ तो उसने अलमारी से एक चादर निकाला और राइट साइड नीचे ज़मीन पर बिछा के सो गया। सुबह वैशाली की आंख अपने आप ही खुल गई। जब उसने बेड पर शाश्वत को नहीं देखा तो वो सोच में पड़ गई, क्या शाश्वत दूसरे कमरे में जाके सो गया? वैशाली का दिल और भारी हो गया, लेकिन उसके कपड़े उस रूम में नहीं थे तो वो उठी और सीधा रूम से बाहर चली गई। रूम में अंधेरा था और बेड की आड़ में वैशाली को दिखा ही नहीं। शाश्वत नीचे ज़मीन पर सो रहा है। वैशाली पहले जिस रूम में रहती थी
वहाँ आई और फ्रेश होकर पूजा करने चली गई। लगभग 1 घंटे उसकी पूजा चलती है। वैशाली की पूजा बस खत्म होने पर ही थी कि तभी भूमि जी वहाँ आ गई। भूमि जी भी जल्दी उठ जाती थी। उन्होंने वैशाली को पूजा करते देखा तो उसके मन को अजीब सी शांति महसूस हुई। वैशाली पूजा करके उठी तो भूमि जी को देख के थोड़ा झेप गई। भूमि जी थोड़ा बहुत समझ रही थी तो उन्होंने वैशाली से कुछ नहीं कहा और किचन में जाके उसके लिए चाय बनाने लगी। वैशाली भी किचन में आई और बोली, माँ मैं बना देती हूँ। भूमि जी मुस्कुरा दी और बोली, तुमको मेरे हाथ की चाय पसंद नहीं आई क्या? वैशाली बोली, ऐसी बात नहीं है माँ, आप बहुत अच्छी चाय बनाती है। भूमि जी बोली, तो फिर बनाने दो। वैशाली फिर कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी रही। भूमि जी ने चाय बनाई और वैशाली के आगे कर दी तो वैशाली हैरान हो गई। उसको लगा था भूमि जी अपने लिए चाय बना रही है, पर भूमि जी ने 1 कप चाय बनाई और वो भी उसको दे रही है। वैशाली को शांत देख के भूमि जी बोली, क्या हुआ बेटा, चाय पियो। वैशाली ने चाय ले ली और बोली, और आपकी? भूमि जी बोली, बेटा मुझे खाली पेट चाय सूट नहीं करती, मैं नाश्ता करने के बाद चाय पीती हूँ और अभी तो सुबह के 5 बजे है, इतनी जल्दी तो नाश्ता भी नहीं जाएगा मेरे अंदर। मैं तुमको नाश्ते के बाद चाय पीने में कंपनी दूंगी। वैशाली हल्का सा मुस्कुरा दी, पर उसके मन में चल रहा था, क्या उसके नसीब इतने अच्छे थे कि उसकी सास उसको चाय बना के पिला रही है। ये बस अभी नई नई शादी हुई है इसलिए है क्या, बाद में तो। पर भूमि जी ऐसी लगती तो नहीं जो उसको परेशान करे, लेकिन सास तो सास ही होती है। वैशाली सोचते हुए शांति से चाय पीने लगी तो भूमि जी बोली, तुमको नाश्ते में चाय के साथ क्या पसंद है? वैशाली फिर नासमझी से भूमि जी को देखने लगी तो भूमि जी बोली, तुम सुबह जल्दी उठ जाती हो तो भूख लगने लगती होगी, बस चाय से क्या होता है। वैसे भी मैंने सुना है खाली पेट चाय पीना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। बाकी सब तो 6:30 बजे तक उठते हैं और 7:30 बजे तक नाश्ता करते हैं, तब तक तुम क्या भूखी रहोगी? मुझे बता दो तुमको क्या क्या पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए सुबह थोड़ा बहुत बना दिया करूँगी, तुम पूजा करके खा लेना, बाकी का दोबारा हम लोगों के साथ नाश्ता कर लेना। भूमि जी की बातें सुन के वैशाली की जीभ जल गई, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए बोली, माँ उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सबके साथ ही नाश्ता कर लूँगी, मुझे भूख नहीं लगती सुबह सुबह। भूमि जी बोली, बेटा माँ हूँ तुम सबकी, सब समझती हूँ, और तुमको भूख लगे ना लगे फिर भी खाना ज़रूरी है, ऐसे तो तुम कमज़ोर पड़ जाओगी। तुम कमज़ोर पड़ गई तो फिर मेरे बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा? तो हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा ही घर है और मैं तुम्हारी भी माँ हूँ, पूरे हक से बोलो, जैसे अपने घर में अपनी माँ से। वैशाली की माँ की बात आते ही भूमि जी बोलते हुए चुप हो गई। वैशाली की आंखें भी नम हो गई थी। भूमि जी फिर बात को बदलते हुए बोली, तुमने कल रसोई छुआई की रस्म कर ली थी, तो बताओ आज क्या स्पेशल खिला रही हो? वैसे तुमको एक राज की बात बताऊं, मुझे मैगी पसंद है। जब भी मैं गुस्सा होती हूँ तो मेरे बच्चे मैगी बना के मुझे खिलाते हैं और मैं मान जाती हूँ। भूमि जी की बातें सुन के वैशाली मुस्कुरा दी। कुछ देर भूमि जी से बात करने के बाद भूमि जी फ्रेश होने चली गई। वैशाली बैठी सोच रही थी क्या करे, अभी नाश्ता बनाने में भी टाइम था और भूमि जी ने स्पेशल डिमांड की थी, आज तो नाश्ते में मैगी ही खाएगी और उसको बनाने में तो टाइम नहीं लगता। शिव भी मैगी ही खा लेता है तो उसको कुछ और नहीं चाहिए होता है, बचा शाश्वत। तो भूमि जी ने बोल दिया, अब तुम खुद अपने पति की फरमाइश पूछ लो, उसको क्या खाना है। वैशाली फिर फंस गई थी, उसको ये तक नहीं पता था शाश्वत आखिर है कहाँ, और शाश्वत उसको मिल भी गया तो किस मुँह से पूछेगी। शाश्वत तो उससे ठीक से बात ही नहीं कर रहा, फिर भी ये बात वो भूमि जी से थोड़ी ना बोल सकती थी, इसलिए उसने धीरे धीरे शाश्वत को सभी रूम में ढूंढना शुरू किया, पर शाश्वत कहीं नहीं था। फिर लास्ट में वैशाली शाश्वत के ही रूम में आ गई। जैसे वो अंदर आने को हुई वैसे ही शाश्वत बाहर आ रहा था तो दोनों की टक्कर हो गई। वैशाली अचानक से हड़बड़ा के चीख दी। शाश्वत वैशाली को घूर के देखने लगा। वैशाली इस टाइम शाश्वत के लगभग बहुत पास खड़ी थी और उसके हाथ शाश्वत के शोल्डर पर थे। वैशाली की नज़र जैसे शाश्वत पर गई, उसने अपना मुंह बंद कर लिया और झटके से अपने हाथ हटाते हुए बोली, सॉरी वो। वैशाली घबराहट की वजह से ठीक से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन शाश्वत ने कुछ भी नहीं कहा और साइड से निकल के जाने लगा तो वैशाली का मुंह उतर गया। वैशाली भी कुछ सोच के शाश्वत के पीछे आई और उसको रोकते हुए बोली, सुनिए।
शाश्वत रुक गया और पलट के वैशाली को देखने लगा तो वैशाली हिचकिचा के बोली, आप नाश्ते में क्या खाएंगे? शाश्वत ने अपनी आईब्रो सिकुड़ ली और वैशाली अपनी बात साफ करते हुए बोली, वो माँ और शिव मैगी खाने वाले हैं। तो आप इतना बोल के वैशाली शांत हो गई। शाश्वत ने गहरी सांस भरी और जाते हुए बोला, मैं भी वही खा लूँगा, मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। शाश्वत चला गया, लेकिन वैशाली के मन में उदासी फैल गई। शायद वो सही सोच रही है। शाश्वत बस इंसानियत के नाते उसकी केयर कर रहा है और अब उसकी मजबूरी से भरा फर्ज भी। शाश्वत को मजबूरी में उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उसने जो सोचा था वही हुआ। वो बोझ बन गई शाश्वत की लाइफ में। कुछ समय बाद सबने नाश्ता किया और शाश्वत चला गया। शिव ने वैशाली को दवा दी, पर शिव था। उसने वैशाली को शाश्वत के मना करने के बाद भी बता दिया था कि शाश्वत इसको दवा देने को बोल के गया है। वैशाली कश्मकश में फंस के रह गई थी। शाश्वत आखिर चाहता क्या है उसे? उसकी केयर कर रहा है, पर उससे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा। ऐसे ही दिन निकलने लगे। शाश्वत वैशाली का पूरा ध्यान रखता था। बस नापी तुली बातें वो भी शिव और भूमि जी की वजह से हो जाती थी दोनों के बीच। घर में शाश्वत का परिवार भी मज़े लेने आ चुका था कि शाश्वत की शादी किसी से नहीं हो रही थी, इसलिए एक मांगलिक लड़की से शादी करवा दी। अब तो पक्का हो गया था शाश्वत में ही कोई कमी है, तभी तो इतने समय से शादी नहीं हुई और अब हुई तो मांगलिक से। लेकिन अपने परिवार वालों को प्यार से लेकिन अच्छा और तीखा जवाब देकर शाश्वत ने सबका मुंह बंद करवा दिया। यहाँ तक कि उसने वैशाली की अपने परिवार के सामने मुंह दिखाई की रस्म भी नहीं होने दी थी, ताकि कोई भी वैशाली के सामने बकवास ना करे, उसको मांगलिक होने के ताने ना दे, वैशाली और दुखी ना हो। वैशाली को पता तक नहीं चला कब शाश्वत के परिवार वाले आए और शाश्वत ने उनको रवाना कर दिया। लेकिन वैशाली को अभी तक यह भी नहीं पता था कि शाश्वत नीचे ज़मीन पर सोता है। उसने अपने कपड़े अभी तक शाश्वत के कमरे में शिफ्ट नहीं किए थे, जिसकी वजह से वो सुबह जल्दी उठती थी और रूम से निकल जाती थी। शाश्वत को भी काम ज़्यादा था, तो वह हमेशा के जैसे देर रात को आता था। तब तक वैशाली सो चुकी होती थी। इन सब में शिव और भूमि जी से उसका अच्छा और गहरा रिश्ता बन गया था। भूमि जी सुबह वैशाली की पूजा करते समय उसके लिए थोड़ा बहुत नाश्ता बना देती थी और वैशाली पूजा करते ही उसको खाने को दे देती और दोनों आराम से बैठ के बातें करते थे। शिव की भी छुट्टियां ख़त्म हो रही थी। घर में उसके वापस जाने की बात चल रही थी, जिसके चलते वैशाली थोड़ी और उदास रहती थी। शिव उसका भाई, दोस्त, सब कुछ बन गया था। वैशाली का पूरा समय शिव के साथ ही जाता था। शाश्वत से तो जैसे किसी को अब मतलब ही नहीं रहा था। शिव गया तो वो कैसे रहेगी, इसलिए वो परेशान रहती थी। ऐसे ही करते हुए 1 महीना निकल गया और शिव कल जाने वाला था। रात को वैशाली शिव के साथ ही बैठी रो रही थी और शिव उसको समझा रहा था कि शिव के रूम में शाश्वत आया। वैशाली ने शाश्वत को देख के जल्दी से आंसू पोंछ लिए। शिव शाश्वत को देख के मुस्कुरा के बोला, भाई आप जल्दी आ गए, क्या बात है? यहाँ मेरी टीचर जाने के गम में रोई जा रही है और मेरा भाई मज़े लेने घर जल्दी आ गया, क्या दिन आ गए है वाह। शाश्वत शिव के पास आया और उसके सामने एक लिफाफा करते हुए बोला, नौटंकी थोड़ी कम किया करो। शिव लिफाफा लेकर ओपन करते हुए बोला, इसमें क्या है? लेकिन जैसे ही शिव ने उसमें लिखी बात पढ़ी तो वो उछल पड़ा और शाश्वत की गोद में चढ़ के बोला, थैंक यू सो मच भाई, आपने मेरे कॉलेज का ट्रांसफ़र यहीं ले लिया। अब मुझे घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आपने ये किया कैसे? वो खड़ूस प्रिंसिपल तो बोला था कि कुछ भी कर लो ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, फिर आपने कैसे किया? शाश्वत शिव को हक करते हुए बोला, तुम आम खाओ, मेरा दिमाग नहीं। बोलते हुए शाश्वत ने एक नज़र वैशाली को देखा, जिसकी आंखों में चमक थी और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान। शायद उसने वैशाली के फेस पर पहली बार ऐसी मुस्कान देखी थी। शाश्वत ने फिर वैशाली से नज़रें हटा ली और शिव को अपने आप से दूर करते हुए बोला, पर कल कॉलेज जाके तुमको लेटर जमा करना होगा और 1 हफ्ते में फिर यहीं के कॉलेज से तुम्हारी आगे की पढ़ाई हो जाएगी। शिव ने ओके बोल दिया, फिर उछल के वैशाली के पास आया और उसको गले से लगा के हवा में गोल गोल घुमाते हुए बोला, टीचर मैं नहीं जा रहा। हाय तुम इतना रो रही थी, मेरा मन कर रहा था पढ़ाई छोड़ दूं, पर कसम से यार भाई ने तो दिल खुश कर दिया। वैशाली को गोल गोल घुमाने से चक्कर आ जाते थे। सोचते हुए शाश्वत तुरंत शिव को रोकते हुए बोला, उसको चक्कर आ जाएंगे, छोड़ो। शिव तुरंत रुक गया, वैशाली को नीचे खड़ा किया।
इस बार शिव ने वैशाली को बहुत धीमे धीमे गोल घुमाया तो उसको चक्कर नहीं आए, लेकिन शाश्वत को उसकी इतनी चिंता है देख के वो बस शाश्वत को ही देखती रही। शाश्वत झेंप गया था, पर शिव मुस्कुरा के बोला, क्या बात है भाई, आपको टीचर की एक छोटी सी छोटी चीज़ याद है। शाश्वत तुरंत बात को ठीक करते हुए बोला, तुम अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी पूरी तरह से ठीक हुई है, घाव पूरी तरह से भरे हैं, फिर से कुछ हुआ तो मैं घर में बीमार इंसान नहीं झेल पाऊँगा। इतना बोल के शाश्वत फिर जाते हुए बोला, माँ को बता देना मुझे कुछ काम है तो रूम में हूँ। शाश्वत चला गया, पर वैशाली उसे देखती रही। दोस्तों, कहानी ज़्यादा ना बड़ी हो इसलिए कहानी को यहीं पर रोकती हूँ। अगर आपको ये भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं इसी कहानी के दूसरे भाग में। क्या वैशाली और शाश्वत का रिश्ता सही हो पाएगा? ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें।